क्या कभी सोचा है कि जिस मुगल सल्तनत की दौलत और ताकत के चर्चे काबुल से दक्कन तक थे, वहां के बादशाह अपने ही शहजादियों की शादियां करने से क्यों कतराते थे? मतलब ऐसा क्या डर था जिसने अकबर से लेकर औरंगजेब तक हर ताकतवर मुगल बादशाह को अपनी बेटियों को, आप कह सकते हैं, जिंदगी भर कुंवारा रखने पर मजबूर कर दिया? नहीं, देखिए, ये कहानी किसी जालिम बादशाह की नहीं है जो अपनी बेटियों को कैद करके रखता था, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, सत्ता के लालच की और एक ऐसे सर्वाइवल गेम की जिसमें सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती थी। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। तो एक आम धारणा ये है कि ये बादशाहों का अपनी बेटियों पर एक जुल्म था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और स्ट्रेटेजिक थी। ये फैसला आप समझ लीजिए पर्सनल था ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से पॉलिटिकल था, जिसका एक ही मकसद था, मुगल तख्त को हर कीमत पर हर हाल में महफूज रखना। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सबसे पहले इस अविवाहित शहजादी के रहस्य को समझेंगे, फिर उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को देखेंगे जिसने इसकी नींव रखी। इसके बाद सत्ता के उन 3 स्तंभों को जानेंगे जिन पर यह पूरी पॉलिसी टिकी थी, और देखेंगे कि पर्दे के पीछे से इन शहजादियों ने कैसे पावर का इस्तेमाल किया। फिर बात करेंगे औरंगजेब के चालाक सॉल्यूशन की, और आखिर में जानेंगे कि इस तख्त की असली कीमत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये नियम आया कहाँ से? क्योंकि सच तो ये है कि मुगल सल्तनत में हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक सोचा समझा, एक जानबूझकर किया गया पॉलिसी चेंज था। अगर हम हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। देखिए, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम की शादी हुई थी, हुमायूं की बेटी बख्शी बेगम की भी शादी हुई, यहाँ तक कि अकबर की सबसे बड़ी बेटी की भी शादी हुई। लेकिन बस यहीं से, इसके बाद से ये प्रथा धीरे धीरे खत्म होती गई। मतलब ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये एक स्लोली डेवलप हुई स्ट्रैटेजी थी। हाँ, और कई लोग ये मानते हैं कि अकबर ने कोई बाकायदा रिटन लॉ बना दिया था, लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम अबुल फजल के अकबरनामा जैसे उस दौर के सोर्सेस को देखें तो ऐसा कोई फरमान या कानून कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। ये कोई तानाशाही फैसला नहीं था, बल्कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा था, सत्ता को बचाने के लिए ये एक सोची समझी अनरिटन स्ट्रैटेजी बन गई। तो अब सवाल ये उठता है, तो इस अनरिटन पॉलिसी के पीछे की असल वजह क्या थी? चलिए, इसे समझने के लिए हमें सत्ता के उन 3 पिलर्स को देखना होगा जिन पर यह पूरी सोच टिकी हुई थी। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये 3 मेन वजहों पर बेस थी। पहली, बादशाह की एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी को कायम रखना, भाई कोई दामाद उनके बराबर का कैसे हो सकता था। दूसरी, किसी भी पॉसिबल राइवल को पनपने से रोकना, क्योंकि एक ताकतवर दामाद हमेशा एक खतरा होता। और तीसरी, अपने शाही खून की प्योरिटी को बनाए रखना, क्योंकि वो खुद को सबसे, आप कह सकते हैं, सुपीरियर मानते थे। आइए पहले पिलर को समझते हैं। देखिए, उस दौर की जो पेट्रियार्की की सोच थी, उसमें बेटी देने वाला परिवार हमेशा बेटी लेने वाले से छोटा माना जाता था, और मुगल बादशाह वो तो खुद को जिल्ले इलाही यानी धरती पर खुदा की परछाई मानते थे। अब सोचिए, अगर वो अपनी बेटी किसी राजपूत राजा या अपने ही किसी सूबेदार को दे देते, तो ये तो उस राजा को अपने बराबर का दर्जा देने जैसा हो जाता ना। तो ये एक वन साइडेड रिश्ता बन गया जो मुगलों के सबसे ऊपर होने का सिंबल था। दूसरा पिलर था डर। एक ताकतवर दामाद, चाहे वो कोई बड़ा मनसबदार हो या सेनापति, दरबार के अंदर ही एक नया पावर सेंटर बन सकता था। और हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे रिश्ते अक्सर बगावत की वजह बनते थे। मुगल बादशाहों को ये डर हमेशा रहता था कि कोई एम्बिशियस दामाद किसी कमजोर मौके पर तख्त के लिए ही खतरा न बन जाए। और तीसरा पिलर था प्रेस्टीज और मजहब का मिक्सचर। इस्लाम में कुफू का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि शादी बराबरी वालों में होनी चाहिए। अब मुगल तो खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज मानते थे और अपने रुतबे को सबसे ऊंचा समझते थे। तो इस सोच के चलते उनके लिए अपनी शहजादियों के लिए कोई बराबरी का रिश्ता ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन एक मिनट, अगर शहजादियों से शादी का हक छीना गया तो क्या वो पावरलेस हो गईं? बिल्कुल नहीं। अब हम जानेंगे कि कैसे इन औरतों ने पर्दे के पीछे रहकर जबरदस्त ताकत हासिल की। हरम को लेकर जो एक यूरोपियन सोच है ना, कि वो सिर्फ नाच गाने और ऐशो आराम की जगह थी, वो पूरी तरह गलत है। हिस्टोरिकल सच ये है कि मुगल हरम एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर था, जो पर्दे के पीछे से पूरे सिस्टम को चलाता था।
ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जिसे औरतें ही चलाती थीं। जरा सोचिए, सबसे ऊपर बादशाह बेगम जिनके पास शाही मोहर यानी इंपीरियल सील की ताकत थी, फिर महलदार जो पूरे हरम की एडमिनिस्ट्रेटर थीं, तहवीलदार अकाउंट संभालती थीं, और यहाँ तक कि बादशाह की सिक्योरिटी के लिए महिला गार्ड्स भी थीं। ये अपने आप में एक सरकार थी। तो इस माहौल में पली बड़ी शहजादियां लाचार बिल्कुल नहीं थीं। उन्होंने अपनी एनर्जी को पावर, पॉलिटिक्स और ट्रेड की तरफ मोड़ दिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम। मां मुमताज महल की मौत के बाद सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें बादशाह बेगम बना दिया गया। और उनकी दौलत का तो पैमाना ही अलग था। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी बड़ी बहन जहांआरा का सालाना वजीफा बढ़ाकर 17 लाख रुपए कर दिया। आज के हिसाब से ये रकम बिलियंस में होगी। वो अपने समय की सबसे अमीर औरतों में से एक थीं, नो डाउट। और सुनिए, ये सिर्फ वजीफा नहीं था। जहांआरा एक कॉर्पोरेट बॉस की तरह बिजनेस करती थीं। मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर पोर्ट सूरत, उसका रेवेन्यू सीधा उनसे जुड़ा था। उनके पास रहीमी जैसे खुद के बड़े बड़े ट्रेडिंग शिप्स थे। उनके डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस थे। और वो अपने खुद के शाही फरमान, जिन्हें निशान कहते थे, वो भी जारी कर सकती थीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पॉलिसी चालाक और कैलकुलेटिंग बादशाह औरंगजेब के दौर में कैसे इवॉल्व हुई। उसने इस पूरी प्रॉब्लम का एक नया ही सल्यूशन निकाल लिया। औरंगजेब ये जानता था कि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती जिंदगी भर कुंवारा रखना सही नहीं माना जाता, तो उसने अपनी मजहबी सोच और पॉलिटिकल चालाकी को मिलाया और एक नया रास्ता निकाला। उसने अपनी बेटियों की शादी अपने ही उन भाइयों के बेटों से की जिन्हें उसने गद्दी की लड़ाई में मरवा दिया था। जैसे उसने अपनी बेटी की शादी दारा शिकोह के बेटे सिपहर शिकोह से कर दी। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मकियावेलियन चाल थी। इससे उसने अपने दुश्मनों के बेटों को अपना दामाद बनाकर पूरी तरह काबू में कर लिया। लेकिन हर किसी की किस्मत जहांआरा जैसी नहीं थी। औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी ज़ेब उन निसा की कहानी इस पॉलिसी के ट्रैजिक साइड को सामने लाती है। ज़ेब उन निसा एक शानदार शायरा और इंटेलेक्चुअल थीं। जब उनके भाई शहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की तो ज़ेब उन निसा ने अपने भाई का साथ दिया, और इसकी सज़ा के तौर पर औरंगजेब ने अपनी ही बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में 20 साल के लिए कैद कर दिया। और वहीं कैद में मख्फी के नाम से लिखी गई उनकी शायरी उस खामोश बगावत का सबूत है जो उन दीवारों के पीछे उबल रही थी। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? ये हमें उस कीमत पर सोचने को मजबूर करता है जो एक सल्तनत को बनाए रखने के लिए चुकानी पड़ती है। और ये पैराडॉक्स जहांआरा की जिंदगी में साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ बेहिसाब धन दौलत और ताकत, और दूसरी तरफ दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास उनकी एक बेहद मामूली घास से ढकी हुई कब्र जो उन्होंने खुद चुनी थी। दुनिया की सबसे अमीर शहजादी की यही आखिरी आरामगाह है। तो मुगल शहजादियों के कुंवारे रहने की कहानी सिर्फ दमन की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस कीमत की कहानी है जो ताकत हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए चुकानी पड़ती है। उन औरतों ने हार नहीं मानी और ये साबित किया कि असली सत्ता कई बार पर्दे के पीछे खामोशी से फैसले लेने वाले हाथों में होती है। ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक साम्राज्य की असली कीमत क्या होती है?